अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हम टॉपिक में पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। ओके, तो रेडियो आइसोटोप्स देखिए, दुनिया में दो तरह के आइसोटोप्स होते हैं। एक तो नेचुरली ओकरिंग हो गया, ओके, और एक होते हैं आर्टिफिशियली या मैन मेड, या इसको हम प्रोड्यूस करते हैं। नेचुरली होते और आर्टिफिशियली होते। जो आर्टिफिशियली ओकरिंग रेडियो आइसोटोप्स हैं, दोज आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स। जो ऐसे मैन मेड artificially produced radioactive elements are called radioactive isotopes और रेडियो आइसोटोप्स आर्टिफिशियली या मैन मेड है। अब नेचुरली ओकरिंग जो है, जो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, बेसिकली दो टाइप के हैं। एक है कॉस्मोजेनिक, ओके, और एक है प्राइमोर्डियल। कॉस्मोजेनिक जो है वो बाहर की कॉस्मिक रेस से आती हैं, जैसे सोलर सिस्टम की रेस से आती है। अर्थ कॉस्मिक रेस जो बाहर से अर्थ की तरफ आती है, तो उसकी वजह से नेचुरली जो ओकरिंग आइसोटोप्स हैं, दोज आर कॉल्ड कॉस्मोजेनिक्स। इसकी एग्जांपल है कार्बन 14, जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 8। हाइड्रोजन 3 भी कॉस्मोजेनिक है, प्रोटॉन्स का नंबर 1 है और न्यूट्रॉन्स का नंबर 2 है। बेरिलियम 10 है, प्रोटॉन का नंबर 4 है और न्यूट्रॉन का नंबर 6 है। इसी तरीके से प्राइमोर्डियल, यानी जब जमीन बनी थी उस वक्त जब रेडिएशंस हुई थी, उसकी वजह से जो एलिमेंट्स हैं, जो अब तक रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो हमने बताया था कि उसकी हाफ लाइफ होती रहती है और हाफ लाइफ बहुत हजारों सालों तक चलती रहती है, तो इसलिए जो है वो ख़त्म नहीं होते। इसकी एग्जांपल है जैसा पोटेशियम आपके पास है, पोटेशियम 40, इसमें प्रोटॉन्स की तादाद आपके पास 19 है और न्यूट्रॉन्स की तादाद आपके पास क्या है, 21। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी हाफ लाइफ है 1.25 इंटू 10⁻9 ईयर्स, यानी इतने हजार साल, 10⁻9 कितने हजार साल चाहिए कि इसकी जो है हाफ लाइफ कंप्लीट हो। इसी तरीके से एक प्राइमोर्डियल जैसा यूरेनियम 235 है, और यूरेनियम 235 है, देखिए यूरेनियम 235, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं आपके पास, 92, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है आपके पास 143, और इसकी जो हाफ लाइफ है, इसकी हाफ लाइफ आप इमेजिन करें कि 7.04 इंटू 10⁸ ईयर्स, काफी लंबा टाइम है। ओके, तो इतने टाइम से ये एग्जिस्ट कर रहे हैं और कभी भी जो है वो हाफ लाइफ की वजह से n से n/2, n/4, n/8 लेकिन खत्म नहीं होते, तो ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्राइमोर्डियल आइसोटोप्स, दोज आर नेचुरली ओकरिंग, और ये उस वक्त पैदा हुए थे जब जमीन बनी थी। जो हमारा सोलर सिस्टम जब बना था, तो एट दैट टाइम जो रेडिएशन हुई थी उसकी वजह से जो आइसोटोप्स बने थे वो अब तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये जो दूसरे कॉस्मोजेनिक है, ये कॉस्मिक रेस की वजह से आते हैं। फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन 3 हो गया, बेरिलियम हो गया। इसमें अगर आप देखना चाहेंगे कि कार्बन 14 की कितनी है, 5700 ईयर्स है हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ है 5700, और हाइड्रोजन की क्या है 12 स्पेस का मसला हो रहा है। हाइड्रोजन की हाफ लाइफ है 12.32 ईयर्स, काफी लंबा टाइम है। 12.32 ईयर्स के बाद n से n/2 हो जाती है। इसी तरीके से बेरिलियम 10 की 1.39 मिलियन ईयर्स है, इसकी 1.39 मिलियन ईयर्स। आई होप सो ये बात आपको क्लियर होगी। ये सारे नेचुरली ओकरिंग आइसोटोप्स है जो कि जमीन में हमें मिलते हैं। अब हम आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ कि इसको रीड करते हैं और समझते हैं। न्यूक्लियाई विच डू नॉट इमिट radiations are called stable nuclei. General, most of the nuclei with atomic number 1 to 82 are stable. जिसका atomic number क्या था, Z, ओके,
1 से लेकर 82 तक है, जैसा हमने पढ़ा था x a z, a था आपके पास क्या, मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, और z था आपके पास एटॉमिक नंबर। तो जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास 1 से लेकर 82 तक है, 1 से लेकर 82 तक, दीज आर व्हाट वी कॉल स्टेबल। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं 1 से 82 तक जितने भी हैं वो स्टेबल होंगे, ऑलमोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, while the elements whose atomic number is greater than 82 are naturally unstable. They emit different type of radiations all the time and hence continuously change from one type of element to another. और ट्रांसम्यूटेशंस हो रही होती है, यानी इस चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसम्यूटेशंस, जो कि हमने पहले पढ़ा था। जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं अबव 82 जिनका एटॉमिक नंबर है Z ग्रेटर देन 82, तो फिर आपके पास वो अनस्टेबल हो जाएंगे, वो इमिट करना शुरू कर देते हैं रेडिएशन, जिसकी वजह से वो दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं, ट्रांसम्यूटेशंस होती है, तो इस वजह से वो अनस्टेबल होता है। द स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन ऑल्सो बी चेंज इनटू रेडियो एक्टिव एलिमेंट बाय बम्बार्डिंग देम विद प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स। जो स्टेबल हैं नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उनको भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आप बम्बार्ड करें या उनके ऊपर मारें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या अल्फा पार्टिकल्स। सच आर्टिफिशियली प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप एग्जाम्पल इधर दी हुई है, एक ये हमने न्यूट्रॉन लिया 10, इसको सोडियम के ऊपर, जो सोडियम स्टेबल सोडियम न्यूक्लियाइड के ऊपर मारा, सोडियम का 2311 है, तो आप देख रहे हैं कि इसका जो वो एटॉमिक मास नंबर है वो चेंज हो गया 24 और 11, और इसके साथ जब ये प्रोसेस हुआ तो गामा रेज हमारे पास इमिट होना शुरू हो गई। ये सोडियम आइसोटोप है। आई होप सो ये क्लियर है। ये वाली चीज थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के दौरान स्पेस कम हो गई है, लेकिन ये आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है कि यूजेस क्या है रेडियो आइसोटोप्स के। रेडियो आइसोटोप्स को हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं मेडिसिन के अंदर, मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर, यूज इन मेडिसिन और इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे फैक्ट्रीज होती हैं, और एग्रीकल्चर फॉर वेराइटी ऑफ यूजफुल पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। हम इनको ट्रेसर्स के तौर पे यूज करते हैं, ट्रेस करने के लिए, किसी चीज को डिटेक्ट करने के लिए। मसलन कोई भी मेल फंक्शनिंग हो रही है, कोई गलत चीज हो रही है, तो वो वहां पे डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वहां पे जब हम किसी चीज में हम इसको डालते हैं, इंड्यूस करते हैं, और फिर उसकी ट्रेसर के जरिए हम देखते हैं कि कहाँ पे काउंट्स आ रहे हैं, और जिस जगह पे ज्यादा काउंट्स आने लगते हैं तो इसका मतलब है वहां पर कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है। रेडियोएक्टिव ट्रेसर्स आर केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते। ओके, रेडियो आइसोटोप they can be used to explore the metabolism of chemical reactions inside the human bodies, animals or plants. Okay, ये मेटाबॉलिज्म को देख रहे होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, रेडियो आयोडीन 131 रेडियोली accumulate in the thyroid gland and can be used for monitoring of thyroid function। जो थायराइड ग्लैंड होते हैं गले के पास, जब हम बॉडी के, इंसान की बॉडी के अंदर इसको केमिकल्स के थ्रू इंड्यूस करते हैं और फिर हम ये देखते हैं, इसकी ट्रैकिंग करते हैं। ओके, काउंट्स पर मिनट या काउंट्स पर सेकेंड देखते हैं। जब वो थायराइड ग्लैंड पे पहुंचता है तो डेफिनेटली वो उसके काउंट्स पर मिनट या काउंट्स पर सेकेंड जो है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम डिटेक्ट करते हैं कि किस तरीके से वो आपका थायराइड ग्लैंड काम कर रहा है। ओके, डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर, फास्फोरस 32 को है, इसको हम इंड्यूस करते हैं। The malignant, जो खराब part of the body absorbs more quantity of this isotopes and this helps in tracing the affected part of the body. Okay, brain tumor के लिए हम phosphorus 32, खुदा ना करे किसी को ये हो, but this is used for the detection of these diseases. अच्छा, इंडस्ट्री के अंदर tracers can be used to locate the moving parts of the machineries. Moving part of the machineries, they can be used for the location of leaks in underground pipes. कोई underground pipe में
हमें पता तो नहीं है, हमने देखा तो नहीं है, क्योंकि ये सारी बरीड है, तो इसके अंदर हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप और यहाँ पे इसका ट्रेसर है। ओके, ये काउंट्स पर मिनट हम डिटेक्ट करें। तो जिस जगह पे लीकेज होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे काउंट्स पर मिनट इंक्रीज कर जाएंगे, ये ट्रेसर बता देगा। हम उस स्पॉट पे चले जाएंगे, वहां पे एक्सकेवेट करेंगे और वहां से वो प्रॉब्लम या फॉल्ट को रिड्यूस कर देंगे, खत्म कर देंगे। वहां पे हम सील कर देंगे, वहां पे हम वेल्ड कर देंगे। इस तरीके से ये काम है। बाय इंट्रोड्यूसिंग अ suitable radioactive isotope tracer into the pipe, the leak can be conveniently traced from higher activity in the region of the crack in the pipe। ये बात हमने आपको समझाई है। जिस जगह पे आपके पास in agriculture, radiophosphorus 32, which is again एक रेडियो आइसोटोप है, is used as a tracer to find out how well the plants are absorbing the phosphorus fertilizers which are crucial to their growth। अब ये जैसा होता है कि प्लांट है, ओके, इसकी ग्रोथ को हमें देखना है। ये प्लांट है, लेट्स से, तो इसके जो रूट्स के पास हम ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स दूसरे केमिकल्स के साथ या फर्टिलाइजर्स के साथ हम मिक्स कर देते हैं और इसके रूट्स के पास छोड़ देते हैं। तो फिर हम ये देखते हैं कि ट्रेसर्स की मदद से, ट्रेसर्स जो है वो काउंट कर रहे होते हैं, काउंट्स पर मिनट या काउंट्स पर सेकेंड, उससे देखते हैं कि वेदर इट इज़ अब्जॉर्बिंग और नॉट। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनकी ग्रोथ के लिए, फर्टिलाइजर्स प्लांट की बॉडी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो जिधर भी हिडन चीज़ है जहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकता, जैसा पाइप्स हो गए, इंसान की बॉडी हो गई, प्लांट्स हो गए, रूट्स हो गए, इसके अंदर तो हम जा नहीं सकते। तो बेसिकली हम जो है किसी भी केमिकल्स के थ्रू रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इसके अंदर छोड़ देते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर हम ट्रेसर्स की मदद से उसको, उसकी एक्टिविटी को देख रहे होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की। मेडिकल ट्रीटमेंट में भी यूज होते हैं। रेडियो आइसोटोप्स आर ऑल्सो यूज इन न्यूक्लियर मेडिसिन फॉर क्यूरिंग वेरियस डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60, ये कोबाल्ट 60 है, इज यूज फॉर क्यूरिंग कैंसरस ट्यूमर्स एंड सेल्स। द रेडिएशन किल्स द सेल्स ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर इन द पेशेंट। जो खराब ट्यूमर होता है उसके सेल्स को कोबाल्ट 60 जो है वो किल कर देते हैं। आई होप सो ये टॉपिक अब क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं जनाब। तो लास्ट टॉपिक में हम देख रहे थे कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, जो आर्टिफिशियली ओकरिंग होते हैं, जिसको जो ऐसे एलिमेंट्स पे बने हुए होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है लेस देन 82 होता है, क्योंकि मोर देन 82 वाले तो वो खुद ही रेडियो एक्टिव नेचुरली ओकरिंग होते हैं आइसोटोप, वो खुद ही अनस्टेबल होते हैं और स्टेबल बनने की कोशिश करते हैं बाय इमिटिंग गामा रेडिएशन। ओके, और आपके अल्फा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स इमिट कर रहे होते हैं ग्रेटर देन 82 जिनका एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन जो एटॉमिक नंबर लेस देन 82 होते हैं, तो उन एलिमेंट्स को हम अल्फा न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड करके या अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करके या बीटा पार्टिकल्स बम्बार्ड करके हम उनको भी रेडियो एक्टिव या अनस्टेबल करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी मिल रही होती है। अब हम ये पढ़ रहे थे कि ये जो लेस देन 82 है, इनको हम रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं, और इनकी जो यूजेस थे हमने देखे कि बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्रेसर्स के तौर पे यूज़ होते हैं, और ट्रेसर्स का हमने फंक्शन देखा कि किस तरीके से बॉडी के अंदर यूज़ होते हैं, प्लांट्स के अंदर यूज़ होते हैं और इंडस्ट्री के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमने मेडिकल ट्रीटमेंट देखा जिसमें हमने कोबाल्ट 60 को स्टडी किया। कोबाल्ट 60 जो कि ट्यूमर्स को, ब्रेन ट्यूमर्स को या कैंसरस ट्यूमर्स को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसी चीज़ को हम लेके आगे चलते हैं। एक सेकेंड मैं खोलूं, गिव मी 1 minute प्लीज, just give me 1 minute, let me open the notes. Okay,
अब हम इसी चीज को आगे लेके चल रहे हैं कि ये इसका एक यूज है। एक यूज तो हमने पढ़ा कि दे वर यूज्ड इन ट्रेसर्स, ओके, ट्रेसर्स। फिर हमने पढ़ा मेडिकल में यूज होता है फॉर क्योर करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कार्बन डेटिंग के लिए कि किसी चीज की डेट्स निकालने के लिए। तो ये किस तरीके से, रेडियो एक्टिव कार्बन 14 इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। ये हमने बताया था कि ये नेचुरली ओकरिंग आइसोटोप है, ओके। लास्ट टॉपिक में हमने बताया था कि ये नेचुरली ओकरिंग आइसोटोप है, ओके। और इसके बारे में हमने बताया था कि कार्बन 14, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 8। ये कॉस्मोजेनिक टाइप ऑफ नेचुरल ओकरिंग आइसोटोप है जो कॉस्मिक रेस से अर्थ के अंदर पहुंचा है। और इसकी हाफ लाइफ जो है वो 5700 ईयर्स है। ये इसकी हाफ लाइफ है 5700 ईयर्स। तो अब इसको हम कार्बन डेटिंग के लिए यूज करते हैं कि हम ये अंदाजा लगाएं कि ये कब यूज होते हैं, यानी किसी भी चीज की डेट का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी उम्र कितनी है। रेडियो एक्टिव कार्बन 14 इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। लाइफ प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयरफॉर बिकम स्लाइटली रेडियो एक्टिव, ओके। जब ये जो प्लांट्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और वो स्लाइटली रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। कॉस्मिक रेज जो होती है, जो एटमॉस्फेयर में आती है दूसरे प्लैनेट से हमारी अर्थ की तरफ, तो वो जो है वो बेसिकली न्यूट्रॉन्स के ऊपर कंप्राइज करती है। न्यूट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं। न्यूट्रॉन्स स्ट्राइक द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसिंग कार्बन 14। ये देखिए, ये न्यूट्रॉन आया, इसने नाइट्रोजन एटम को स्ट्राइक किया, नाइट्रोजन एटम डिसइंटीग्रेट हुई और हाइड्रोजन और कार्बन 14 के अंदर हो गए। हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में रह गया, कार्बन 14 जो है मिक्स कर जाता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी वजह से प्लांट्स के अंदर थोड़ी रेडियो एक्टिविटी होती है बिकॉज दे अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। वेजिटेशन अब्जॉर्ब्स रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल्स फीडिंग ऑन वेजिटेशन अब्जॉर्ब कार्बन 14। इस तरीके से ये चेन चल रही होती है। जब कोई एनिमल मर जाता है तो हम देखते हैं कि व्हेन एनिमल्स डाई कार्बन 14 डिसइंटीग्रेट्स एट अ नोन रेट। ये हमें पता है कि डेफिनेटली कि इसकी ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, इसकी डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाती है, यानी n से n/2 फिर n/4 फिर इस तरीके से चल रही होती है। तो ये अगर हमारे पास ग्राफ हो और हमें नंबर ऑफ n की वैल्यू पता हो एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट, तो फिर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके कितना उसके अंदर उसकी डेट कितनी है, ओके। व्हेन अ ट्री डाइज द रेडियो कार्बन 14 प्रेजेंट इनसाइड द ट्री स्टार्ट्स टू डिके, ठीक है। तो हम अपना रेफरेंस क्या लेते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं और डेड ऑर्गेनिज्म लेते हैं, ठीक है, उसी स्पीशीज का उसी टाइप का स्पीशीज और उसी स्पीशीज का हम ले लेते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं कि कार्बन 14 का रेशो कितना है, ओके। कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशो कितना है उसके अंदर। और फिर हम देखते हैं कि डेड ऑर्गेनिज्म में अब डेफिनेटली वो अब्जॉर्ब तो नहीं कर रहा, तो उसके अंदर उतनी नहीं रहेगी जो लिविंग में होगी, तो वो कम हो जाती है। फिर हम उससे उस उस डेड क्रीचर का या डेड ऑर्गेनिज्म का हम डेट निकालते हैं। Since the half-life of carbon 14 is 5730 years, the age of a dead tree can be calculated by comparing the activity of carbon 14 in the living and the dead tree. यही हमने बताया, जो living tissues हैं उसके अंदर हम कार्बन 14 की एक्टिविटी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल n इसके अंदर आ रहा है लाइक लेट्स से 20,000, ओके। तो और डेड के अंदर आ रहा है लेट्स से आपके पास आ रहा है 5,000। तो हम इस तरीके से हम देखते हैं कि वो कितना है लिविंग के अंदर। आप इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं
कि यहाँ पे क्या है 20,000 है, फिर हाफ कितना हो जाएगा 10,000, फिर हाफ कितना हो जाएगा आपके पास 5,000। इस तरीके से ये ग्राफ इसका यू बना, या एग्जिस्टिंग ग्राफ है उसके ऊपर ये देखिए ये हाफ हो गया, फिर इसके बाद हाफ हो गया। तो अब दो हाफ लाइफ ओकर हो गई। पहली हाफ लाइफ कितनी थी 5,700 ईयर्स जो हमने बताया था, फिर दूसरी हाफ लाइफ कितनी है 5,700 ईयर्स। तो ये जो है वो 5,700 इंटू 2 11,400 ईयर्स पुराना डेड बॉडी होगा या फॉसिल होगा। ओके, आई होप सो ये चीज क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि अदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर ऑल्सो यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ द जियोलॉजिकल specimens. Example, some rocks contains the unstable potassium isotope K40. This decay to a stable argon nuclei AR40 with a half-life of 2.4 into 10 raised to power 8 years. The age of the rock sample can be estimated by comparing the concentrations of K40 and AR40. बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि हमने बताया कि एक सैंपल है उसमें जैसा हमने पहले एग्जांपल दिया कि लिविंग और डेड के थ्रू हम निकालते हैं, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे कोई एक रेफरेंस होगा कि एक रेफरेंस रॉक है कि उसके अंदर ये लेट्स से ये एक रेफरेंस रॉक है, ये हमारी फिक्स रेफरेंस है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रिप्टॉन्स या नंबर ऑफ आर्गॉन्स या क्रिप्टॉन 40 या आर्गन 40 की रेशो दी हुई होगी कि इसकी फिक्स रेशो है, लाइक लेट्स से 5,000 इसकी रेशो है। ओके, अब होगा क्या कि अब हमारे पास जो रॉक जिसे हम स्टडी कर रहे हैं, दिस इज द स्टडीइंग रॉक, जिसकी हम एज निकाल रहे हैं, तो उसको जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी लेट्स से एन आ रही है हमारे पास 2,500। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी ये जो क्रिप्टॉन 40 और आर्गॉन 40 की जो रेशो है अब 2,500 है, तो इसमें हाफ लाइफ यानी ये जो है 2.4 इंटू 10 8 ईयर्स पुराना है। इस तरीके से हम रेफरेंस लेके रॉक्स के अंदर भी निकाल सकते हैं रॉक सैंपल से कि ये कितना पुराना है। एग्जाम्पल है कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशो एक फॉसिल के अंदर 1/4 ऑफ द रेशो इन द बोन ऑफ अ लिविंग एनिमल। द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज 5730। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लाइफ? अब देखिए इसके लिए हमने क्या n/2 n/4, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि क्या है इसकी रेशो कितनी है आपके पास कार्बन 14 टू कार्बन 12। कार्बन 14 टू कार्बन 12 एक लिविंग के अंदर लेट्स से n है, ओके, n इसकी रेशो है। अब ये बोल रहे हैं कि अब जो हमारा टेस्ट था, ये टेस्ट सैंपल, इसके अंदर कार्बन 14 और कार्बन 12 की जो रेशो क्या हो रही है n/4 हो रही है। तो अब ये बोलना चाह रहे हैं कि इसका कितना टाइम होगा। अब देखिए n से n/2 होने में एक हाफ लाइफ हो गई, फिर n/2 से n/4 होने में एक और हाफ लाइफ हो गई, तो दो हाफ लाइफ्स गुजर गए। सो n से n/4 होने में इसको दो हाफ लाइफ्स हो गए। एक हाफ लाइफ है 5730 ईयर्स, तो दो हाफ लाइफ हो जाएगी आपके पास 11460 ईयर्स। होप सो ये क्लियर है। ओके